हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैसूर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर एक राज्य होता है जिस पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन होता है। ये भी पढ़ेंगे कि हैदर अली कैसे मैसूर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और बाद में मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के जो युद्ध होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य फिर उस पर अपनी क्या कर लेते हैं, एक पकड़ बना लेते हैं मैसूर पे। और मैसूर जब साम्राज्य उनके कैद में आ जाता है, एक तरीके से मैं बोलूँ अंग्रेज़ों की पकड़ में जब मैसूर आ जाता है, तब उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि अब वो पूरे भारत पे रूल करने के योग्य बन जाते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है। मैसूर में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो मैप है इसमें देखिएगा, ये आपका क्या है, मैसूर है। और मैसूर में अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुए हैं। क्या हुए हैं? अंग्रेज़ों के 4 युद्ध हुए हैं। अंग्रेज़ और मैसूर के 4 युद्ध होते हैं जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये आपके 4 युद्ध होते हैं, एक एक करके मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला युद्ध यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1768 से लेके 1769 तक होता है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1780 से लेके 1784 तक होता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से लेके 1792 तक होता है। और जो चतुर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1799 से लेके 1799 में होता है। और क्या होता है, इसकी जो टीपू सुल्तान होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक लगा रखी है, इसकी ये हैदर अली की है, ये आपकी टीपू सुल्तान की है। दोनों की मैंने पिक लगा रखी है और दोनों ही बड़े कैपेबल लीडर थे, बहुत ही योग्य लीडर थे, बहुत ही महान शासक थे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। और अंग्रेज़ों ने, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये तो मैसूर था और ये यहाँ पे कर्नाटक है और ये आपके यहाँ पे ये क्या है, मराठा है। आपको मराठा दिख रहे होंगे। तो जैसे साम्राज्य की स्थापना होती है, मैसूर साम्राज्य की स्थापना होती है और हैदर अली शासन पे आते हैं, तो ये जो मैसूर जब स्थापित हो जाता है तो मराठाओं को बड़ी दिक्कत होती है। मराठाओं और ये कर्नाटक का जो नवाब होता है इसको बड़ी दिक्कत होती है। कर्नाटक का जो नवाब जिसे निजाम बोलते हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है, इन्हें बड़ी ठेस पहुंचती है जब मैसूर पे हैदर अली का शासन हो जाता है। तो फिलहाल तो पढ़ते हैं आगे। देखिए पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि मैसूर साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे होती है। आपने पढ़ा होगा, पहले ही मैंने आपको पढ़ाया भी था। देखिए पृष्ठभूमि में क्या है, मैसूर का उदय हम देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा तालीकोटा का युद्ध। ये तालीकोटा का युद्ध सर क्या है, हमने जब आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था तो हमने वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया था, एक युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य एक बिखर गया था, आपस में क्या था वो टूट गया था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पतन की ओर चला गया था। तो 23 जनवरी 1565 को जो तालीकोटा का युद्ध होता है उसमें विजयनगर साम्राज्य के बीच में और आपका दक्षिण राज्यों का एक गुट होता है, उनके बीच में ये युद्ध आपका होता है। अब विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से पतन हो रहा होता है। और इधर आपके क्या होते हैं, ये जो गुट होते हैं इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरारी ये लोग शामिल थे। लेकिन ये जो युद्ध था इसमें बरार जो था ये शामिल नहीं हुआ था। ये 4 राज्य आपके क्या थे, शामिल हुए थे, जो कि आदिल शाह के नेतृत्व में थे। आदिल शाह यहाँ पे क्या था, नेतृत्व इनका कर रहा था और उनका युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के साथ होता है। उसके बाद क्या होता है, उस विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और मैसूर जो कि विजयनगर साम्राज्य जहाँ पे था वहीं पे आपका मैसूर उभर के आता है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही आपका क्या आता है, मैसूर उभर के आता है। देखिए मैंने अभी आपको जो मैप दिखाया था, देखिए मैंने 2 मैप आपको दिखाए, 2 मैप नहीं, मतलब मैप तो मैंने एक ही दिखाया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कर्नाटक आपको यहाँ पे, लेकिन वर्तमान अगर आप इंडिया देखेंगे तो आपका कर्नाटक ये वाला आपको दिखता है, लेकिन पहले जो कर्नाटक था वो आपका ये था। तो ये बात आप याद रखना। आगे देखिए क्या है, जब इसकी विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है और मैसूर में छोटे छोटे राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे राज्य आपके बन जाते हैं, अलग अलग राज्य बन जाते हैं और उन्हीं में एक राज्य बनता है मैसूर। और मैसूर साम्राज्य में स्वतंत्र शासन की स्थापना एक व्यक्ति हैं, यदुराय वोडेयार। कौन है? यदुराय वोडेयार हैं। ये वोडेयार वंश इनका होता है, इनको वोडेयार वंश का संस्थापक कहा जाता है। यदुराय वोडेयार को 1399 में कर दी थी। तो 1399 में यदुराय ने
क्या किया था, यहाँ पे वोडियार वंश की स्थापना कर दी थी। और अंतिम स्वतंत्र शासक जो था मैसूर का, अंतिम स्वतंत्र शासक वो कृष्णराज द्वितीय, या फिर इसको चिक्का राज द्वितीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण चिक्का राज द्वितीय भी बोलते हैं, चिक्का कृष्णराज बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो कृष्णराज द्वितीय जो कि 1734 से लेके 1761 तक रहता है। और ये जो इमेज लगी हुई है दोस्तों, ये तालीकोटा, जो बैटल ऑफ तालीकोटा है उसकी ये इमेज लगी हुई है। तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि तालीकोटा का युद्ध ही मैसूर साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। आप लोगों के सामने डेट लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चिक्का राज था, यानी कि कृष्णराज द्वितीय था, अंतिम स्वतंत्र शासक तो था ही था, लेकिन ये नाम मात्र का शासक था। क्या था यहाँ पे, ये बिल्कुल ही नाम मात्र का शासक था। इसकी जो वास्तविक शक्ति थी, वो वास्तविक शक्ति आपकी कहाँ पे थी, इसकी वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों में थी। इनका नाम क्या था, एक तो नंदराज था जो कि वित्त मंत्री था, और एक आपका क्या था, देवराज था, जो इसका नाम क्या था, ये सेनापति था। देवराज क्या था, आपका सेनापति था, और नंदराज आपका वित्त मंत्री था। इस कृष्णराज द्वितीय का जो मतलब नाममात्र की इसके पास शासन था, नाममात्र की शक्ति थी, वास्तविक शक्ति आपकी मंत्रियों में थी, और मंत्रियों के नाम नंदराज और देवराज हैं। नंदराज आपका क्या है, वित्त मंत्री है, देवराज आपका क्या है, सेनापति है। अब इन्हीं का कमांडर आपका कौन था, इन दोनों का ही मतलब ये दोनों ऐसा तो नहीं थे अलग अलग थे, क्योंकि ये दोनों कृष्णराज द्वितीय के सैनिक थे। तो एक वित्त मंत्री था, एक आपका सेनापति था। और इन दोनों का ही सेनापति आपका कौन था, हैदर अली था, इनका सैनिक कमांडर था। इनका चीफ सैनिक कमांडर कौन था, हैदर अली था। और हैदर अली इसको क्या था, ये डिंडीगुल का फौजदार था 1755 में। 1755 में ये क्या था, डिंडीगुल का फौजदार था। और हैदर अली ने जो डिंडीगुल है वहाँ पे एक शास्त्रागार भी बनवाया था, युद्धशाला भी बनवाई थी। क्या बोलूँ, युद्धशाला। शास्त्रागार का मतलब है युद्धशाला, जहाँ पे मतलब युद्ध के लिए नए नए औजार, नए नए हथियार बनाए जाते थे। तो ऐसा युद्धगार बनवाया था, युद्ध शास्त्रागार इसने बनवाया था डिंडीगुल में। अभी आगे मैं लेके भी आया हूँ वो चीज़। तो हैदर अली 1761 में क्या है, मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर का शासक ये कब बनता है, 1761 में ये पूर्ण रूप से मैसूर का शासक बन जाता है, और पूरी की पूरी सत्ता इसके कब्जे में आ जाती है। तो ये हैदर अली और टीपू सुल्तान को जब भी आप देखेंगे एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर ही हैं। अब आगे देखिए, हैदर अली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, हैदर अली कैसे थे, इससे आपको पता लगेगा हैदर अली का व्यक्तित्व कैसा था। हालांकि मैं पूरे व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वही आपको बता देंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो हैदर अली की जो नीतियां थी, एक तो इन्होंने सैन्य सुधार किया था, और सैन्य सुधार जो किया था वो इन्होंने यूरोपीय पद्धति पे किया था। आगे की स्लाइडों में मैं वो चीज़ लेके आया हूँ। और इन्होंने क्या किया था, आर्थिक सुधार भी किए थे, आर्थिक सुधार के भी बारे में लेके आया हूँ। धार्मिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता की नीति इन्होंने अपनाई। जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी वो क्या बोलती है, जैसे कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति ये बोलती है आप अपने धर्म का भी सम्मान करो, मेरे धर्म का भी सम्मान करो, सबके धर्म का सम्मान करो, यही धार्मिक सहिष्णुता की नीति बोलती है। तो इन्होंने क्या किया था, बिल्कुल वैसे ही किया था। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर है तो इन्होंने दान दिया था। चामुंडेश्वरी जो मंदिर बना था उसके लिए इन्होंने बड़ा ही दान दिया था। और सिक्कों पर शिव और पार्वती का अंकन भी करवाया था, ताकि ये साबित हो सके कि मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं हूँ, मैं लोगों के और भी धर्म का सम्मान करता हूँ। और फ्रांस से इन्होंने मित्रता भी कर रखी थी, जो फ्रांसीसी थे उनसे मित्रता भी इनकी थी। और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति के ये विरुद्ध थे, क्योंकि ब्रिटेन साम्राज्यवादी की नीति फैला रहा था और हर एक छोटे छोटे राज्यों को अपने कब्जे में ले रहा था। लेकिन मैसूर इसके खिलाफ था, मैसूर इनकी नीतियों के बिल्कुल ही विरुद्ध था, अंग्रेजों की। और इसी कारण क्या होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध लिखा है, आप इसको आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़िएगा क्योंकि ये मिस्टेक से टाइप हुआ है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध चार आपके क्या होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। चार आंग्ल मैसूर युद्ध जो होते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल के थ्रू आपको समझाने के लिए लगा रखा है इनको, तो आप लोग इसको समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने युद्ध लिख रखा है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मैसूर, और यहाँ पे अंग्रेज, यहाँ पे परिणाम क्या हुआ था वो भी लिख रखा है। देखिए पहला क्या है आपका, प्रथम युद्ध जो हुआ था, जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1700 यहाँ पे क्या है 67 से लेके 1767 से लेके आपका 69 तक हुआ है। कब तक हुआ है,
1767 से लेके 69 तक। और कहीं कहीं पे ये डेट आपकी थोड़ी आउट भी मिलती है, कहीं कहीं पे आपकी 1766 से लेके 69 मिलती है, कहीं कहीं पे आपको 68 से 69 मिलती है। लेकिन ये क्या है, 69 तक ये हुआ था, 67 से 68 से, क्योंकि अंग्रेजों को ये खटकने लगे थे मैसूरवासी। हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बहुत खटक रहे थे और ये मानते थे अंग्रेज कि जब तक मैसूर पर हैदर अली का कब्जा है हम पूरे भारत को कंट्रोल कर ही नहीं सकते जब तक कि हम मैसूर को कब्जे में ना ले लें। तो ऐसी विचारधारा थी अंग्रेज़ों की, अगर मैसूर हमारे कब्जे में आ जाए तो हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरी की पूरी इंडिया को, पूरे के पूरे भारत को कंट्रोल में ले आएंगे। तो प्रथम मैसूर युद्ध आपका हुआ 1767-66 से भी मिल जाता है, कहीं कहीं पे डेट 69 तक आपका होता है। इसमें हैदर अली और जो अंग्रेज होता है बेरलेस्ट, उसके बीच में ये युद्ध होता है और हैदर की विजय होती है और मद्रास की संधि इनके बीच में होती है। अभी मैं इनको डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा। प्रथम जो युद्ध होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया है। द्वितीय युद्ध आपका 1780 से लेके 84 तक होता है। इसमें हैदर और टीपू दोनों ही लड़ते हैं। कैसे दोनों लड़ते हैं, हैदर की मृत्यु हो जाती है, फिर टीपू सुल्तान उस जगह को संभाल लेते हैं, यानी कि युद्ध को जारी रखने का काम टीपू सुल्तान करते हैं। और यहाँ पे क्या है, मंगलौर की संधि होती है 1784 में। देखिए ये जो संधियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी मद्रास की संधि जो कि प्रथम युद्ध के लिए होती है, और जो आपकी मंगलौर की संधि है द्वितीय मतलब युद्ध के बाद होती है, और फिर तृतीय जो युद्ध होता है उसके बाद आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी भी जाती हैं, तो इनको याद रखना है। मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको याद रखना है। तो देखिए प्रथम युद्ध तो आपने समझ लिया, द्वितीय युद्ध भी समझ लिया, और तृतीय युद्ध जो हुआ वो 1790 से 92 तक चला। टीपू सुल्तान इसको लीड करता है, और टीपू सुल्तान जो इसको लीड करता है ये लॉर्ड कार्नवालिस इस टाइम पे, क्योंकि 1790 का ज़माना है, 1790 में आपका 1786 में आपके कौन आ जाते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस आ जाते हैं, जो कि 1793 तक रहते हैं। तो इन्हीं के कारण मतलब इन्हीं के टाइम पे युद्ध होता है। तो टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में होता है। यहाँ पे टीपू की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। लेकिन टीपू कोई मामूली चीज़ तो था नहीं जो ऐसे ही हार गया, बहुत भयानक युद्ध हुआ इसके साथ। लेकिन ये फिर भी क्या होता है, अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण हार जाता है। अभी मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा क्यों हारता है, क्या बातें रहती हैं। चतुर्थ युद्ध आपका क्या है, 1799 में होता है। टीपू सुल्तान और बेलेजली के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, लॉर्ड बेलेजली के बीच में होता है। टीपू सुल्तान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है, मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों को एक एक युद्ध के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे ये युद्ध हुए थे। और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी। जो 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका होता है, उसमें देखिए होता क्या, हैदर अली वर्सेस बेरलिस्ट मराठे और निजाम होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बेरलिस्ट के साथ मराठे भी दिख रहे हैं, निजाम भी दिख रहे हैं। ये निजाम कौन है, ये कर्नाटक का निजाम है और प्लस मराठा है। कर्नाटक का निजाम है और मराठा है। तो हैदर ने मराठों को 35 लाख रुपए दिए थे। देखिए मराठों को 35 लाख रुपए दिए, मराठों को युद्ध से बाहर हो गए। मराठा क्या है, युद्ध से बाहर हो गए थे, इसीलिए क्योंकि मराठे जो थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने को तैयार थे। क्योंकि मैंने बताया था मराठा और निजाम ये हैदर अली से खुश नहीं थे। हैदर अली से ये खुश नहीं थे क्योंकि हैदर मैसूर साम्राज्य में एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का स्थापना कर चुका था, तो ये तो खुश नहीं थे। तो ये मराठे और जो निजाम थे ये अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। और तो हैदर इनको 35 लाख रुपए देते हैं मराठों को कि आप युद्ध में मत आइए, आपको 35 लाख रुपए मैं देता हूँ। तो मराठे युद्ध से निकल जाते हैं। और निजाम जो था मैसूर, जो कर्नाटक का निजाम था, मैसूर पर आक्रमण कर देता है। कर्नाटक का जो निजाम है वो मैसूर पे आक्रमण कर देता है और मैसूर पर आक्रमण करता है। लेकिन हैदर की ताकत देखकर हैदर के साथ मिल गया था। ये हैदर की ताकत को देखा इसने, मैसूर पे आक्रमण तो कर दिया, लेकिन जब हैदर अली से लड़ा और हैदर अली की ताकत देखी तो इसने क्या किया, सीधे सीधे अपना सर झुका दिया, कहा मैं आपके ही साथ लड़ूंगा और आपके साथ रहूँगा और आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। तो ये निजाम कहाँ आ जाते हैं, हैदर अली के साथ आ जाते हैं। और मराठा भी हैदर अली के साथ में आ जाते हैं, क्योंकि 35 लाख रुपए लिए थे युद्ध से बाहर होने के लिए अंग्रेज़ों से। अब क्या था, इधर हैदर अली आ गए और हैदर अली के साथ में मराठा और निजाम भी हो गए। तो ये तीनों आपके क्या हो गए, इनके साथ हो गए। इधर कौन बचा, बेरलिस्ट बचा। अब ये युद्ध होता है इसके साथ में।
और इस युद्ध जब होता है तो कौन जीतता है? जाहिर सी बात है हैदर अली जीतते हैं। और मद्रास की संधि होती है, पहली संधि किसकी होती है? ये मद्रास की संधि होती है। इसमें जो मद्रास की संधि होती है तो इसमें युद्ध का जो खर्चा होता है और जो हर्जाना होता है वो अंग्रेज़ों से वसूला जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ पहली बार किसी युद्ध से हारे थे, किसी युद्ध में हार गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि इन्होंने बक्सर का भी युद्ध जीता था, इन्होंने प्लासी का भी युद्ध जीता था, इन्होंने बोंडीबॉस का भी हराया था, और इन्होंने बेदरा के युद्ध में डचों को भी हराया था, बोंडीबॉस में फ्रांसों को खदेड़ा था, कर्नाटक बोर हुए, सब में हरा दिया। लेकिन ये पहला युद्ध था जो कि हैदर अली के साथ था और हार गए अंग्रेज़। मद्रास की संधि करनी पड़ती है, और ये मद्रास की संधि में कहते हैं भविष्य में आपके साथ रहेंगे। हैदर अली से कहते हैं अंग्रेज़ कि हम आपके साथ रहेंगे और युद्ध में आपका साथ देंगे, अगर कहीं आपके साथ कोई युद्ध करता है तो मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, ऐसा अंग्रेज़ बोलते हैं। लेकिन होता क्या है इस युद्ध के बाद? देखिए क्या होता है इस युद्ध के बाद 1771 में क्या होता है, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या है, हैदर अली का साथ नहीं दिया। क्या होता है, जब मराठे मैसूर पे आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेज़ हैदर अली का साथ नहीं देते हैं तो इस बात से हैदर बहुत नाराज़ होते हैं कि आपने संधि में ये बात हुई थी और आपने मेरा साथ नहीं दिया। और 1773 में अंग्रेज़ों ने माहे, जो फ्रांसीसियों के अधीन था, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो माहे था ये फ्रांसीसियों के तो अधीन था ही था, लेकिन ये हैदर अली यानी कि मैसूर के साम्राज्य में आता था। और मैसूर साम्राज्य में जो आता था तो यहीं से सारी की सारी जो डिंडीगुल जो आपका था वो आपका यहीं पे था, यहीं पे छात्रागार था, यहीं पे औजार वगैरह की जो सामग्री थी वो यहीं से बनती थी। तो उस पर कब्जा किसका हो जाता है? अंग्रेज़ों का। 1780 में हैदर अली ने अर्काट पर अधिकार कर लिया। अर्काट ये कौन था? अर्काट आपका क्षेत्र है, कहाँ का? कर्नाटक का क्षेत्र है अर्काट। तो उस पर जो था बेली ने युद्ध कर दिया था हैदर अली के साथ 1780 में। तो बेली को बहुत बुरी तरह से हराया था आपके हैदर अली ने, और क्या किया था, उस पर अर्काट पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, मराठा अब मैसूर से भी युद्ध कर रहे हैं, मराठा मैसूर के साथ भी थे और युद्ध भी कर रहे हैं। तो यही तो नीतियाँ थी जो अंग्रेज़ों को सफल बना देती हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ने लग जाते हैं और उधर वो अपनी नीतियाँ बना लेते हैं कि कैसे भी कैसे इनकी इस आपसी फूट का फ़ायदा उठाया जाए, और वो ऐसा ही करते भी हैं। आगे देखिए जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें देखिए अब क्या होता है। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है वो 1780 से लेके 84 तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अर्काट पर अधिकार कर लिया था, अभी मैंने बताया था अर्काट पे हैदर अली ने अपना क्या किया, एक तरीके से युद्ध किया और उस पर क्या है, बेली को हरा दिया। तो बहुत बुरी से हराया और उस पर अधिकार कर लिया। कारण क्या थे द्वितीय मैसूर युद्ध के? और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया था 1776 में, और ये बातें 1780 की हैं। तो उधर से ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन एक ऐसा साम्राज्य था, ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसने अलग अलग देशों में अपनी अलग अलग कॉलोनीज को बना रखा था। 13 उपनिवेश बाद उसके कहाँ पे थे, 13 उपनिवेश आपके अमेरिका में थे। तो वो तो नष्ट हो गए थे। अब क्यों नष्ट हो गए थे? क्योंकि वहाँ तो स्वतंत्र हो गया था अमेरिका। तो अब इंडिया ही उनके पास एक ऐसी चीज़ थी कि इंडिया पर अगर वो कब्जा कर लेते तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक सोर्स का साधन होता, मतलब वो इस पे कंट्रोल करना उनका पहला मकसद बन गया था। और माहे पर अंग्रेज़ों का जो आक्रमण हुआ था, अभी मैंने बताया था फ्रांसीसियों जहाँ पे मतलब थे, तो वहाँ पे आक्रमण हुआ था। तो ये आपके क्या थे, कारण थे। अब यहाँ पे क्या है, हैदर अली प्लस मराठे और निज़ाम। यहाँ पर क्या है, द्वितीय में भी क्या है, द्वितीय में हैदर अली प्लस मराठे प्लस निज़ाम, और इधर कौन है, वारेन हेस्टिंग। अभी साथ में ये देखिए, अभी मराठों का युद्ध भी हुआ था लेकिन फिर से साथ में हो गए। तो ये ऐसा होता रहता है युद्ध में। मराठे, हैदर अली और निज़ाम ये साथ में थे। क्यों साथ में आ गए थे ये देखिए, साथ में आ गए थे ये भी तो जानना है क्यों आ गए थे ना। तो देखिए साथ में क्यों आ गए, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने महाराष्ट्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, वारेन हेस्टिंग ने। और तो मराठा इससे नाराज हो गए, मराठा अंग्रेजों से नाराज हुए क्योंकि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। मतलब उनके साम्राज्य में थोड़ी नुक्कापंजी करने लगे। मतलब मराठा तो अपना साम्राज्य अपने हिसाब से चलाएंगे, अंग्रेज उसमें अपनी टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसे ऐसे करो, आप ये करो ये करो, और आप इस चीज़ पे मुझे ये काम करने दो, और आप मतलब अपनी नुक्कापंजी कर रहे थे अंग्रेज महाराष्ट्र में। तो मराठा नाराज हो जाते हैं और वो हैदर अली के साथ फिर मिल जाते हैं। कर्नाटक का जो निज़ाम होता है वो क्या होता है, अंग्रेजों ने गुंटूर एक क्षेत्र था
कर्नाटक में एक क्षेत्र था गुंटूर। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, गुंटूर जिले और जो बालाघाट का क्षेत्र था उसके दीवानी ले लिए थे। दीवानी मतलब वहाँ का जो भी राजस्व होगा, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो वो अंग्रेज लेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने कहा था कि मैं 7 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। किसको बताया था? निजाम को दूंगा। लेकिन वो 7 लाख रुपए दिए ही नहीं और दीवानी अपने आप रखने लगे। तो इस बात से निजाम बहुत ही नाराज हुए थे। अब अंग्रेज क्या चाल चलेंगे देखिए, फौरन ही मैंने 2 लाइनों में क्या बता दिया कि मराठा अंग्रेजों से नाराज हो गए और कर्नाटक का जो नवाब था यानी निजाम था वो भी गुंटूर जिले और बालाघाट की वजह से अंग्रेजों से नाराज हो गया। लेकिन अंग्रेजों की नीति देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम को गुंटूर जिले व बालाघाट वापस कर दिए। जब इन्होंने देखा ये नाराज हो रहे हैं तो वापस कर दिए, क्योंकि ये जानते थे हम तो फिर इनसे ले लेंगे, तो इनको वापस कर दिए। निजाम हैदर से अलग हो गया। निजाम क्या हुआ, वो हैदर से जो मिला हुआ था वो अलग हो गया। हैदर को उसने छोड़ दिया कि अब हम हैदर के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसको उसके गुंटूर और बालाघाट मिल गए थे। 1782 में देखिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठों से सलबाई की संधि कर ली। कोई सलबाई एक क्षेत्र होगा जिसपे अंग्रेजों और मराठा के बीच संधि हो जाती है, और ये सलबाई की संधि हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, अंग्रेजों का मराठाओं से भी युद्ध चल रहा है। सब मतलब एक ही टाइम पे कई जगह से युद्ध लड़ रहे हैं। मराठाओं से भी युद्ध चलेगा अंग्रेजों का। अभी मैं जब मराठा युद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा तो इन्हीं डेट, यही मतलब थोड़ी बहुत चेंज होगी डेट, लेकिन सेम टू सेम यही डेटें होंगी। जैसे 1780-84 है तो वहाँ पे 76 वगैरह 75 वगैरह होंगी, बस यही डेटें होंगी और युद्ध आपके मराठाओं से हो रहे होंगे। तो मराठाओं से वो उस युद्ध में क्या होते हैं, अंग्रेजों से 1782 में क्या कर लेते हैं, सलवाई की संधि होती है। तो मराठे भी अलग हो जाते हैं हैदर अली से, और हैदर अली से अलग हो जाते हैं तो मराठा क्या हो जाते हैं, हैदर अली से अलग हो जाते हैं तो मराठा एक तरीके से क्या हो जाते हैं, वो अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। अब हैदर अली का युद्ध जो होता है वो आयरकूट, आयरकूट कौन होता है, ये जो वारेन हेस्टिंग होता है इसी का सेनापति होता है आपका आयरकूट। आयरकूट और जो निजाम और मराठा फिर से आपके हैदर अली के खिलाफ हो जाते हैं। तो देखिए कैसी कैसी कंडीशनें बन रही हैं, आप लोग इसको समझिए। अभी मैं इसको बता दूंगा सिंपल वे में, बिल्कुल बता दूंगा कि आपको सिंपल वे में ये चारों के चारों युद्ध कैसे याद रखने हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब हैदर अली के साथ क्या होता है, पोर्टो नोवा का युद्ध होता है 1782 में, जिसमें हैदर अली हार गया था और हैदर अली एक तरीके से क्या है, मारा ही जाता है। तो हैदर अली हार गया था पोर्टो नोवा के युद्ध में। 1782 में हैदर अली युद्ध में मारा गया और 1782 में हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। कौन आ जाता है 1782 में, टीपू सुल्तान आ जाते हैं और वो युद्ध को कंटिन्यू रखते हैं, बंद नहीं करते हैं, क्योंकि बंद करने में कोई फ़ायदा उनको दिखता ही नहीं है। क्योंकि हैदर अली उनके पिता की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो वो गुस्सा तो बहुत ही होते हैं, इसीलिए वो युद्ध को जारी रखते हैं। लेकिन इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं आता है और अंततः टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से एक संधि करनी पड़ती है, और वो आपकी संधि क्या होती है, मंगलौर की संधि होती है। 1784 में मंगलौर की संधि होती है। इसमें क्या होता है, ये जो संधि के लिए आता है वो वारेन हेस्टिंग ही आता है। वारेन हेस्टिंग संधि को साइन करता है और सभी क्षेत्र वापस मिल गए थे। अंग्रेज़ों के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों को मिल गए थे, और जो टीपू सुल्तान के क्षेत्र थे वो टीपू सुल्तान को मिल गए। तो दोनों के क्षेत्र दोनों को वापस मिल गए थे। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे जो 2 और युद्ध हैं, जैसे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और आपका क्या है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक होता है। टीपू सुल्तान यहाँ पे पराजित हो जाता है और ये कार्नवालिस के साथ होता है। कार्नवालिस के साथ होता है, कारण क्या होता है, क्योंकि टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध था। यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे मैंने वो लाइन लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ। टीपू सुल्तान ने फ्रांस से मदद मांगी थी युद्ध के लिए, फ्रांस से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने, लेकिन नेपोलियन किसी कारणवश मदद नहीं कर पाता है। और वो जो युद्ध होता है, जब ये पराजित हो जाते हैं तो इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। काय की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें क्या है, 50% ईस्ट इंडिया को मिला, जो भी मतलब क्षेत्र था मैसूर के पास, उसका 50% क्षेत्र ईस्ट इंडिया के पास चला गया। यानी कि आधा साम्राज्य जो मैसूर था वो किसके पास चला गया, वो कंपनी के पास चला गया, अंग्रेज़ों के पास चला गया। और टीपू की बड़ी बुरी हार होती है यहाँ पे। कार्नवालिस के पतन के बाद जॉन शोर गवर्नर बनता है। कौन गवर्नर बनता है यहाँ पे, कार्नवालिस के पतन के बाद जॉन शोर गवर्नर बनता है। जॉन शोर ने
जान शोर ने मैसूर में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। काय की नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। और इस हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता जान शोर को बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखना। कभी कभी सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कौन था? तो जान शोर था। तो ये बात आप याद रखना। फिर इसके बाद एक चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या है 1799 में होता है। ये भी टीपू सुल्तान और बेलेजली के बीच में होता है। टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मौत हो जाती है। सोते वक्त अंग्रेजों ने मार दिया था। ये सो रहे थे और युद्ध कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और टीपू सुल्तान को मार देते हैं। तो टीपू सुल्तान को एक क्या है, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेर मैसूर, यानी मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। और ये है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर तो बोला ही जाता था, क्योंकि ये बहुत कैपेबल लीडर भी थे। हालांकि हार जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी नीतियां होती हैं, अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण इनको हारना पड़ता है। निज़ाम को मिला लेते हैं, मराठाओं को मिला लेते हैं। अगर मराठा, निज़ाम और हैदर अली साथ में मिलकर युद्ध करते, मैसूर साथ में ही युद्ध करते, तो क्या था, तो कुछ रिजल्ट अलग ही होता। कुछ भारत का आज जो परिदृश्य है वो आज अलग ही होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपने अपने साम्राज्य के लिए सारे के सारे लड़ रहे थे। कोई भी भारत को बचाने की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, ये चारों के चारों मैंने इस तरह से यहाँ पे बना रखे हैं। तो आप लोग इसको इसी तरह याद कर सकते हैं। ये जो इस तरह से बने हुए हैं, इनको ऐसे ही आपको याद करना होगा। आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, प्रथम आपका 1767 से लेके 69 तक होता है। आप डेट तो याद कर लीजिए। और डेट आप याद करें, दो में आपका क्या होता है, पहले में आपका हैदर अली होता है, दूसरे में हैदर अली और टीपू भी होते हैं। आपको सिंपल वे में यही चीज़ें याद रखनी है। वो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उनकी कोई भी भूमिका नहीं है, सिर्फ इनकी भूमिका है। किनकी? इन चीज़ों की भूमिका है, अगर कोई वनडे एग्जाम आप पढ़ रहे हैं तो टीपू सुल्तान के साथ आपका क्या है, दूसरा युद्ध आपका टीपू सुल्तान शामिल हो जाता है। और ये 1780 से लेकर 84 तक होता है। वारेन हेस्टिंग के साथ होता है। इसमें मंगलौर की संधि होती है। पहले में आपकी क्या है, मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलौर। मद्रास, मंगलौर, एम और एम, मंगलौर, मद्रास। पहले आप याद रखना है मद्रास यानी MD, फिर MG, मंगलौर की संधि होती है। फिर तृतीय जो होता है वो 1790 से 92 तक टीपू सुल्तान आते हैं। और कार्नावालिस इसके साथ होता है। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। इसीलिए स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगवाया था, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तो वो इसी पे होती है। और चतुर्थ युद्ध में क्या होता है, कोई भी संधि नहीं होती है, टीपू सुल्तान मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इस समय जो युद्ध होता है वो बेलीजली के साथ होता है। जो गवर्नर आते हैं बेलीजली, उनके साथ ये युद्ध होता है, कंपनी के जो गवर्नर होते हैं। अब देखिए, मैं आगे कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने हैदर अली की नीतियों के बारे में बात किया था। इन्होंने सेना का जो आधुनिकीकरण किया था वो यूरोपीय पद्धति पे किया था। और डिंडीगुल में एक शस्त्रागार बनवाया था, जिसमें औजार बनते थे, हथियार बनते थे। और धार्मिक सहिष्णुता की नीति इनकी थी क्या, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर हेतु दान दिया था। सिक्कों पर पार्वती का अंकन। और अधिकतम मंत्री और सैनिक इनके कौन थे, हिंदू थे। तो ये क्या था, एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे, मानते थे। आर्थिक सुधार इन्होंने किए हैं, कृषक सुधार किए हैं और मध्यस्थों का अंत किया। जो मीडिएटर होते थे, यानी कि जमींदार होते थे, उनका अंत किया। फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की। बड़े मतलब डिजिटल नहीं, मतलब आधुनिक जो उद्योग बनाए थे वो तुर्की और फ्रांस की सहायता से ही बनाए थे इन्होंने। और विदेश नीति इनकी फ्रांस से मित्रता थी और अंग्रेजों के ये विरुद्ध थे हमेशा से ही। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ देख लीजिए। जैसे कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस के जैकोबिन क्लब में सदस्यता ली थी। जो फ्रांस था, क्योंकि इनकी फ्रांस से बड़ी अच्छी मित्रता थी, तो फ्रांस के जैकोबिन क्लब जो था उसमें इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था। और श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। दुनिया का पहला मिसाइल मैन इनको बोला जाता है, रॉकेट लॉन्चर इनको बोला जाता है। रॉकेट तकनीक का जो पहली बार इस्तेमाल किया था वो इन्होंने ही किया था, टीपू सुल्तान ने। हालांकि हैदर अली भी करते हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं करते हैं। लेकिन ये टीपू सुल्तान इस चीज़ का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध में हार जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण इनको हारना पड़ता है। और सेना का आधुनिकीकरण इन्होंने यूरोपीय पद्धति पे किया था। फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान, बल्कि ईरान
ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने क्या है अपने दूत भेजे थे। और आधुनिक नेवी का जनक इनको माना जाता है। जो नेवी होती है ना, जो पानी में युद्ध करती है, तो वो आधुनिक नेवी का इनको जनक बोला जाता है। और श्रृंगेरी मंदिर जो था उसके लिए इन्होंने दान दिया था और देवी शारदा की मूर्ति बनवाई थी। देखिए, चामुंडेश्वरी के लिए किसने दान दिया था? हैदर अली ने। और श्रृंगेरी मंदिर के लिए दान दिया था आपका टीपू सुल्तान ने। तो ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते थे दोनों के दोनों, और इसीलिए इतने कैपेबल मतलब शासक भी थे, मतलब राजा भी थे। तो ये बातें थी इनमें। तो ये कैसे, अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अंग्रेज इनको जीत लेते हैं। अंग्रेज एक बात बोलते हैं, हमने बिना किसी की सहायता के, मतलब बिना किसी और भारतीय की सहायता के हमने क्या किया, मैसूर को खदेड़ दिया। मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को हटा दिया और मैसूर पे कब्जा कर लिया। और अंग्रेज़ों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि ये मैसूर के साथ भी युद्ध कर रहे थे, उसी सेम टाइम पे ये मराठाओं के साथ युद्ध कर रहे थे, उसी सेम टाइम पे इनका और भी कई जगह युद्ध चल रहा था। तो बड़े ही मतलब उनके लिए चैलेंजेस की बात थी। ऐसा नहीं था कि वो उनकी किस्मत एक साथ में चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सारी बातें थी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है महान सर। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिलती रहेगी। और PDF तो आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। अगर नहीं मिलती है तो आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिलहाल PDF के लिए आप चिंता ना करें, PDF आपको मिल जाएगी, किसी ना किसी कारणवश आपको मिल ही जाएगी, किसी भी तरह से मिले। आप कमेंट में कह दीजिए कि PDF दे दीजिए, मैं तब भी वहाँ पे लगा दूंगा, कमेंट में आपके लिए लगा दूंगा। तो PDF की आप चिंता ना करें, आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।